नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 14th क्लास। इसके पहले मैं 13 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ है? ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य के साथ है। आइए जान लेते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के तत्व शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक है? ऑप्शन है पधार, कोरागा, बिरहोर या सोरिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर। बिरहोर दोस्तों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर एक जनजातीय समूह है, जिसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में बिरहोर विशिष्ट अनुसूचित जनजाति समूह है। विशिष्ट अनुसूचित जनजाति समूह भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह होते हैं जो जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हैं। विशिष्ट असुरक्षित आदिवासी समूह उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक हैं। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में विशिष्ट आदिवासी समूह की संख्या 13 है। अगला प्रश्न है, शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? दोस्तों, यह प्रश्न एमपी पटवारी 2023 में पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1904 में शाजापुर को जिला घोषित किया गया था। शाजापुर को वर्ष 1904 में जिला घोषित किया गया था। शाहजहां के समय 1628 से 1658 में जामा मस्जिद एवं कई सारे मंदिरों का यहाँ विकास किया गया या निर्माण किए गए थे। शाहजहांपुर 1732 में सिंधिया राज्य में शामिल हुआ और कई सारे प्रशासनिक बदलाव किए गए। इसका नाम शाहजहांपुर से इसी अवधि में शाजापुर कर दिया गया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शाजापुर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 19 अक्टूबर 1946। और यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 में जबलपुर में हुई थी एवं वर्ष 1998 में इसे इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की एक शासकीय निकाय है। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन 1934 में हुआ था और यह 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। तो यह डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत चयन करें। गलत कथन का चयन करें। बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1986 में बॉम्बे में हुई थी। तो याद रखिएगा, 86 में नहीं, 1885 में हुई थी, 1885 में। 1915 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथियों में विभक्त हुआ था। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यहां दिया है 1886 में बॉम्बे में स्थापना हुई थी, लेकिन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। कांग्रेस के बारे में कथन बी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक में ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी एवं 1915 में बॉम्बे अधिवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि कांग्रेस के संविधान में उपयुक्त परिवर्तन किया गया ताकि चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रवेश दिया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? दतिया, शाजापुर, छतरपुर या पन्ना।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शाजापुर, जो कि बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता। शाजापुर जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निमाड़ी, ग्वालियर, पन्ना तथा श्योपुर जिले में विस्तृत है। बुंदेलखंड का पठार प्री कैम्बियन युग का है। इसके पत्थर नीस एवं ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है इसके पत्थरों में। इस पठार की समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर उत्तर में तथा 400 मीटर तक दक्षिण में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर खंडपीठ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक खंडपीठ घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार आ चुका है। और जस्टिस पी के दीक्षित के समय इंदौर खंडपीठ का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। न्यायमूर्ति पी के दीक्षित के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद इंदौर की खंडपीठ ने अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त किया। उनके कार्यकाल के दौरान इंदौर बेंच को मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित शक्तियों द्वारा स्थापित बेंच होने की बजाय भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक खंडपीठ घोषित किया गया, याद रखिएगा। साथ ही अगर आपसे डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा 28 नवंबर 1968 1968 में इंदौर तथा ग्वालियर दो खंडपीठों की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जबलपुर में स्थित है और उसकी दो खंडपीठ हैं, इंदौर एवं ग्वालियर। तो 28 नवंबर 1968 में इन दोनों खंडपीठ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन हुआ था? दोस्तों यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट की क्लासेस में मैंने वह सभी प्रश्न लिए हैं जो पहले कई बार रिपीट हुए हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है। तो याद रखिएगा वर्ष 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया था और यह प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। दोस्तों यह भी पूछा गया था कि वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 189। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पाली। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा पाली भाषा में दी है। बुद्ध के समय सामान्य बोलचाल की भाषा पाली थी, जबकि शिक्षित उच्च वर्ग की भाषा संस्कृत थी। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान तक थी और उत्तर में नेपाल से उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य तत्वों का लगभग अंकगणितीय मध्य होता है? दोस्तों विज्ञान का प्रश्न है, केमिस्ट्री का। और दोस्तों यह सबसे पहले JW डोवेरनेर ने पाया था कि जब निकट के 3 तत्वों को एक समूह में रखा जाता है और उनके परमाणु मतलब बीच वाले का परमाणु भार इन तीनों के सम के माध्य होता है। JW डोवेरनेर ने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 के लगभग अंकगणितीय माध्य होता है। अगला प्रश्न है, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों पानी को उबालने की विधि, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए उबला हुआ पानी की विधि, पानी को पीने योग्य बनाने की विधि है। पानी को पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए कम से कम 20 मिनट उबालना चाहिए। यह पानी को साफ करने का सबसे पुराना तरीका है। दुनिया भर में इस परंपरागत तरीके को लाखों लोग अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के समूह 16 के तत्वों को
और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों समूह 16 के तत्वों को काल्कोजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के समूह 16 के तत्वों को काल्कोजन कहते हैं। काल्कोजन रासायनिक तत्वों का एक समूह है। इस समूह को ऑक्सीजन समूह भी कहते हैं। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी विगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। साथ में याद रखिएगा, समूह 18 के तत्वों को आदर्श गैसों के रूप में जाना जाता है एवं समूह 17 के तत्वों को हैलोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इनमें से पूछा है निम्नलिखित में से क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है धातु, गर्म भाप का टरबाइन, फ्रिज या ओवन। तो दोस्तों गर्म भाप का टरबाइन एक क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण होता है। भाप का टरबाइन क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण है क्योंकि बंद निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान की अनुमति है, लेकिन पदार्थ के आदान प्रदान की अनुमति नहीं होती। इस वजह से इसे क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न भी दोस्तों पटवारी 2023 में एवं आरक्षक 2022 में पूछा गया है। शीत ऋतु में रबी की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर नवंबर में एवं कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त रबी में जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है। जायद अथवा ग्रीष्म ऋतु की फसलें खरीफ और रबी की फसलों के बीच मार्च एवं जुलाई के मध्य अल्पकालिक मौसम में उगाई जाती हैं। और वहीं अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो देश के विभिन्न हिस्से में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं खरीफ की फसलें और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस मौसम में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट, मूंग एवं सोयाबीन। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से खरीफ में सोयाबीन एवं धान की सर्वाधिक खेती की जाती है, याद रखिएगा। और रबी में दोस्तों गेहूं की खेती की जाती, गेहूं एवं चना की सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, जीवों के उस समूह का नाम बताएं जिसमें हिंद अंगों में पंजों की संख्या होती है जो चलने, बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो दोस्तों ऐसे जीवों के समूह को पक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पक्षी उन जीवों का एक समूह है जिसमें हिंद अंगों में पंजों की संख्या होती है जो चलने, बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि यहां आगध है, आगध पद उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। भी के का भाई है, के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, तो जी का भी से क्या संबंध है? सबसे पहले बना लेते हैं, भी के का भाई है तो भी भाई है तो भी को अपन देंगे प्लस, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, एफ जी का भाई है, तो जी का भी से क्या संबंध है? जी का संबंध पूछा है भी से, लेकिन जी के बारे में नहीं दिया कि बहन है कि भाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, भाई या बहन, क्योंकि यहां लास्ट वाले स्टेटमेंट में कहा गया है एफ जी का भाई है, लेकिन जी के बारे में नहीं बताया कि जी क्या है। तो जी या तो भाई हो सकता है या बहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार संख्या युग्मों में तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम संख्या को चुनिए। अब इन ऑप्शन में से चुनना है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको प्रैक्टिस से ही बनेंगे। इसमें आप क्लियर दे सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे दिए हैं यह सभी फर्स्ट वाले से छोटे हैं। इसमें कई पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ स्क्वायर भी दिया जाता है, क्यूब भी दिया जाता है, प्लस माइनस का भी अंतर होता है। तो अगर छोटे हैं तो सबसे पहले माइनस करके ही आप एग्जाम में देखिएगा। अगर 378 में से 255 माइनस करेंगे तो आएगा 123। इसे माइनस करके देखिएगा तो इनके बीच का डिफरेंस आप देखिएगा बिल्कुल सेम आ रहा है। 6 में से 2 गया तो 4, इधर 3, और लास्ट वाला अगर अपन देखें तो
तो आप देखिएगा पहले, दूसरे और चौथे में इनका डिफरेंस है 123, लेकिन तीसरे में है 134। और विषम इन्होंने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, विषम सी वाला है। इसमें अगर एक नजर में आपको देखने में ऐसा लगे कि डबल से ज्यादा है, तो तब भी आप इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। उसके अलावा अगर क्यूब या स्क्वायर होता है तो वह एक नजर में आपको, अगर प्रैक्टिस है तो समझ में आ जाएगा कि क्यूब दिया है सामने वाले या उसमें क्या कनेक्शन है। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब जैसे इसका और इसका संबंध है, वही संख्या ज्ञात करना है कि इससे इसका कैसा संबंध होगा। तो इस तरह के प्रश्न में भी दोस्तों सबसे पहले तो इनको ऐड करके देखिएगा। तो 5 और 4 होता है 9, फिर इंटू करके 5 चौका 20, तो क्लियर हो गया कि यह 20 है। इसी तरह 6 7 जा 42, तो 42, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों काफी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर उन्होंने नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स दे दिए हैं। और आपको प्लेस वैल्यू याद होना दोस्तों काफी जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग में प्लेस वैल्यू से आप 2 से 3 टाइप के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। इसी तरह एम की होती है 13 और वी की होती है 22। तो अगर आप 16 से 13 जाते हैं तो -3 हो रहा है, और 19 से 22 जाते हैं तो +3 हो रहा है। इसी तरह से जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और जे की होती है 10। तो पहले वाले से आपको जाना है -3, तो 7 से -3 जाएंगे मतलब 4, तो 4 होती है डी की प्लेस वैल्यू। और 10 से जाना है +3, +3 मतलब 13, तो 13 होती है एम की, अपन ने देखा अभी। तो डी एम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थोड़े से लेंदी बस आते हैं, बाकी काफी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप बस प्रैक्टिस करिए तो आसानी से आपको कम समय में मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि सेम है, बस यहां पर उन्होंने वहां सिंगल अल्फाबेट्स दिए थे, यहां पर अक्षर समूह दे दिया है। इसमें भी वही आपको प्लेस वैल्यू से सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को आप दोस्तों घर पे करने की प्रैक्टिस करिएगा, और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अपन बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि सेम पैटर्न के लगातार 3 क्वेश्चन हो गए थे। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पता लगाइए। तो दोस्तों देखिए, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसे आप एक बार में देख के बता सकते हैं कि गलत ये 8 है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी है, तो सबसे पहले आप उनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। तो 34 और इसके बीच में 18 के बीच में है 16 का डिफरेंस, 18 और 10 के बीच में है 8 का, 10 और 6 के बीच में है 4 का, 4 और 6 के बीच में है 2 का, यहां होना था 0, लेकिन यहां दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सीरीज वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि इनका डिफरेंस सबसे पहले निकालिएगा। वैसे अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं है, और स्क्वायर या क्यूब होते हैं तो वह आपको एक नजर में दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, पासे के सभी 6 फलकों पर आने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे तो आप याद कर लीजिएगा, 3.5 होता है। बाकी सॉल्व करने का भी मैं बता देता हूं। पासे यानी कि डाइस में होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। और इन सब का सम होता है 21। कई बार सम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 21 होता है पासे या डाइस के सभी फलों का। और 21 को अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने संख्या का औसत पूछा है, तो जितनी संख्याएं होती हैं उतनी से डिवाइड किया जाता है, तो आएगा 3.5। और यह प्रश्न दोस्तों ज्यादा नहीं तो पिछले 2 साल में 10 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में 12% इस्पात है। दोस्तों मैथ्स का प्रश्न है। तो 75 किलोग्राम इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं अपन मिश्र धातु का वजन x मान लेते हैं, तो 75% इसमें इस्पात है, तो x इंटू, सॉरी 12% इस्पात है, तो 12/100
और 75 किलोग्राम अपने को चाहिए है, तो 75 इक्वल टू में 75, तो x बराबर होगा, ये इस तरफ जाएगा 75 इंटू 100/12। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 12 से ये कटेगा है 0.25 तुझे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 625 किलोग्राम, जो वजन उन्होंने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 625 किलोग्राम इस्पात की जरूरत होगी, ओ सॉरी धातु की जरूरत होगी। अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। यहाँ पे 2 बार डिवाइड दिया है, तो इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, पर बोर्ड मास का नियम आप सब पे मुझे लगता है बनता होगा। इस तरह के प्रश्न तो दोस्तों डायरेक्ट ही आप कोशिश करिएगा कि एक लाइन में सॉल्व हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक करके सॉल्व कर रहे, क्योंकि एग्जाम में लेंदी पेपर आ रहा है, बाकी आता सरल है। अब इसे डायरेक्ट काट दीजिएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 आएगा आंसर। 25 से 8 बार काटा 200, 3 से 4 बार काटा 12, 4 से 2 बार काटा 8 को, तो आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया है इन्होंने लास्ट में, यानी कि इस पूरे को आपको सॉल्व करना है, और कोशिश करिएगा दोस्तों इस तरह के प्रश्न को भी आप एक ही लाइन में सॉल्व करें। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। 544 का 25% बोला है, तो 544 इंटू 25/100 प्लस 1400, और इस पूरे का 38%, तो इंटू 38/100 प्लस 2880, और उस पूरे का 60%, तो इंटू 60/100। तो सबसे पहले तो बिल्कुल जितने जीरो है सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, तो 25 से 4 बार में कट जाएगा 100, इन दो जीरो से कट गए, 60 का एक जीरो जे और 2880 का एक जीरो जे, तो अपने पास बचा 544 अपॉन यहाँ 4 है, तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस 14, 544/4 प्लस 14, यहां बचा 38 इंटू 38 प्लस 288 बचा है, एक जीरो कट गया है, 288 इंटू 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे काटेंगे अगर तो आएगा 13 136, इंटू करेंगे, यहाँ लिखते चल रहा है 136 प्लस 532 प्लस, इसका भी इंटू करना है, यहाँ प्लस है दो बीच में, तो आएगा 8 2 1728। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 2396 का सही जवाब आएगा। इन्होंने पूछा था इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, यानी कि ये पूरा सॉल्व करना था, 2396, 2396, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 14th क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में उपयोगी साबित होगी। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा अथर्व एकेडमी चैनल पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर एवं मध्य प्रदेश जीके जीएस की एक मैंने सेपरेट क्लास स्टार्ट की है, तो उन क्लासेस को देखिएगा। और इसके अलावा डेली बूस्टर की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है, जिसमें मैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर टाइप में कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो उन क्लासेस को भी देखिएगा। और दोस्तों बूस्टर क्लास में एमपी जीके जीएस, नेशनल जीके जीएस, करंट अफेयर एवं साइंस सभी टाइप के मिक्स टाइप प्रश्नों को मैं डिस्कस करता हूं। तो डेली बूस्टर क्लास, एमपी जीके की नई सीरीज और डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास, इन क्लासेस को आप कंटिन्यू आपके एग्जाम तक देखिएगा।
और एक बार फिर एनालिसिस की क्लासेस में आप एक बार कंपेयर करके देखिएगा कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अथर्व एकेडमी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।